हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 7 का वीडियो नंबर 47। तो बेटे ये 7वीं यूनिट का 47वां वीडियो है और इसमें हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्नों का प्रश्न संख्या 31। तो हमें क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करना है, जो हमारी यूनिट है जिसका नाम है साम्य अवस्था। साम्य अवस्था वाली यूनिट का हमने अब तक 30 क्वेश्चन एक्सरसाइज के कर लिए थे और ये हमारे पास है 31वां क्वेश्चन। तो 31वें क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्या है। 31वें क्वेश्चन में कहा है, क्या कहा है? हैबर विधि में प्रयुक्त H2 को यानी हाइड्रोजन गैस को प्राकृतिक गैस से प्राप्त मीथेन को उच्च ताप की भाप से क्रिया कर बनाया जाता है। ठीक है। दो पदों वाली अभिक्रिया में प्रथम पद में CO एवं H2 बनती हैं। CO एवं H2 बनती हैं पहले पद में। दूसरे पद में प्रथम पद में बनने वाली CO और अधिक भाप से अभिक्रिया करती है। देखो, CO जो है और अधिक भाप से क्रिया करती है। ये CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और ये भाप है। देखो H2O के ब्रैकेट में गैस लिख रखा है ना, गैसियस स्टेट। तो CO और अधिक भाप से क्रिया करती है, ठीक है, जिससे CO2 बनेगा और H2 बनेगी। यदि 400 डिग्री सी पर अभिक्रिया पात्र में CO एवं भाप का सममोलर मिश्रण इस प्रकार लिया जाए। थोड़ा पेज ऊपर उठाता हूं। इन्होंने कहा, ये तो रिएक्शन है, आप इस रिएक्शन पे ध्यान दो बस, जो मैंने ऊपर रिएक्शन छोड़ी है इस रिएक्शन के ऊपर ही है हमारा क्वेश्चन। CO गैसियस प्लस H2O गैसियस रिवर्सिबल CO2 गैसियस प्लस H2 गैसियस। इन्होंने कहा है कि यदि 400 डिग्री सी पर अभिक्रिया पात्र में CO एवं भाप का सममोलर मिश्रण इस प्रकार लिया जाए कि प्रेशर ऑफ CO इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ H2O इज इक्वल टू 4 बार। मतलब इन्होंने कहा है साम्य अवस्था पर CO और H2O, ये तो CO है और ये H2O है, दोनों के दाब कितने हैं? 4 बार हैं आंशिक दाब, ठीक है, 4 बार हैं। H2 का साम्य अवस्था पर आंशिक दाब क्या होगा? तो हमें बताना है इसका H2 का साम्य अवस्था पर आंशिक दाब बताना है कितना होगा, ठीक है। और इन्होंने दे रखा है 400 डिग्री सी पर Kp का मान दे रखा है 10.1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बेटे क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास रिएक्शन है CO गैसियस प्लस H2O गैसियस रिवर्सिबल CO2 गैसियस प्लस H2 गैसियस, और प्रारंभिक दाब कितना है? इसका 4 बार है, इसका भी 4 बार है, और प्रारंभिक दाब इसका कितना होगा? 0, और इसका भी 0 होगा। तो साम्य अवस्था पर यदि दाब हम निकालते हैं तो इसका मान लो P दाब घट गया है। आपको पता है 1 मोल CO का 1 मोल H2O से रिएक्शन करेगा तो दोनों का 1 1 मोल बनेगा। तो यदि साम्य अवस्था पर हमने इसका दाब कितना कम कर दिया है? P। इसका दाब P कम कर दिया तो इसका भी P कम कर दिया, और दोनों का PP दाब लगा है तो इसका CO2 का कितना बनेगा? P बनेगा दाब। आंशिक दाब कितना पैदा होगा इसका? जितनी भी CO2 बनेगी P, और H2 का भी आंशिक दाब कितना पैदा होगा? कितनी जितनी भी H2 हाइड्रोजन गैस बनेगी उसके हिसाब से इसका आंशिक दाब भी कितना बढ़ जाएगा? P हो जाएगा इसका आंशिक दाब साम्य अवस्था पर। तो साम्य अवस्था पर आपको चारों के आंशिक दाब पता चल गए। आप Kp का फार्मूला बना लो। Kp का फार्मूला तो पता है, CO2 का आंशिक दाब H2 का आंशिक दाब बटे CO का आंशिक दाब बटे H2O का आंशिक दाब। तो प्रेशर ऑफ CO2 इंटू प्रेशर ऑफ H2 अपॉन प्रेशर ऑफ CO इंटू प्रेशर ऑफ H2O। Kp का मान उन्होंने दे रखा था लास्ट में 10.1, हमने लिख लिया। प्रेशर ऑफ CO2 कितना है? इन ऊपर तो दोनों P गुणा P आएंगे, नीचे आएंगे 4 माइनस P गुणा 4 माइनस P। तो P इंटू P अपॉन 4 माइनस P इंटू 4 माइनस P। आपको बताया P की P में मल्टीप्लाई P स्क्वायर हो गया, और 4 माइनस P का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10.1। अब देखो क्या करेंगे। आपके पास होल स्क्वायर था,
यदि आप इसका स्क्वायर हटा दोगे, दोनों का ऊपर से भी नीचे से भी स्क्वायर हटा दिया, तो 10.1 का क्या हो जाएगा, 10.1 का हो जाएगा अंडर रूट, और इसका अंडर रूट हो गया। 10.1 का अंडर रूट आता है 3.17। तो अब P, अब आपको पता है कि इसकी 4 माइनस पी की मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करोगे, और इसमें मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, P तो यहां बचेगा, P इज इक्वल टू 4 की 3.17 में मल्टीप्लाई करोगे तो 12.71 आ गया, और माइनस के P की इसमें 3.17 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3.17 आ गया। अब माइनस का 3.17 इधर आगे हो जाएगा प्लस का 3.17, तो P प्लस 3.17 P इज इक्वल टू 12.71। यहां से आपको पता है एक P तो ये है और 3.17 P है, कितने हो जाएंगे जोड़ के, 4.17 P हो जाएंगे। 4.17 P इज इक्वल टू 12.71। अब देखो क्या करेंगे हम, अब आपको पता है कि ये 4.17 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो P इज इक्वल टू 12.71 अपॉन 4.17 डिवाइड करोगे तो P का वैल्यू आ जाएगा 3.04 बार। अब देखो ऊपर जो हमारा क्वेश्चन था उसमें इन्होंने पूछा था कि हाइड्रोजन का बताओ कितना होगा दाब, और हाइड्रोजन का दाब देख लो आप यहाँ इस समीकरण में, हाइड्रोजन का साम्य अवस्था पर दाब कितना था, P था, ठीक है, और इन्होंने हमारे से हाइड्रोजन का दाब ही पूछा था। देखो क्वेश्चन को देखो ध्यान से, H2 का साम्य अवस्था पर आंशिक दाब क्या होगा, H2 का साम्य अवस्था पर आंशिक दाब कितना था, P था, और हमने P का वैल्यू निकाल लिया, हमने P का वैल्यू ये निकाल लिया। देखो हमारे पास P का वैल्यू कितना आया है 3.04, इसलिए H2 का जो आंशिक दाब है, प्रेशर ऑफ H2, वो P ही तो था, और P का वैल्यू आया 3.04, तो इतने बार आंसर। तो साम्य अवस्था पर आंशिक दाब कितना होगा हाइड्रोजन का, 3.04 होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, ध्यान से देखना 32वां क्वेश्चन क्या है। 32वें क्वेश्चन में कहा है, बताइए कि निम्न में से किस अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों की सांद्रता सुप्रेक्षीय होगी। भाई सुप्रेक्षीय का मतलब होता है जिसका प्रेक्षण आप आसानी से कर सको। प्रेक्षण का मतलब पता है ना, प्रैक्टिकल लैब में आप करते हो प्रयोग, प्रेक्षण, निष्कर्ष, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करना, कौन से आप अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में कौन से रिएक्शन में आप प्रेक्षण आसानी से कर सकते हो अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता का। भाई उसमें कर सकते हो जिसके लिए केसी का मान ना तो बहुत कम हो और ना तो बहुत ज्यादा हो। देखो ए दे रखा है इन्होंने, एक रिएक्शन दे रखा Cl2 रिवर्सिबल 2Cl, केसी का मान देखो 5 × 10⁻³ है कितनी छोटी वैल्यू है, 0.39 अंक को पहले लगेगा जाके, 5 से 39 अंक पहले, 000 बढ़ाते जाओ। जब केसी का मान इतना छोटा होगा तो हम सांद्रताओं को कहाँ आसानी से प्रेक्षण कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन कंसंट्रेशंस का आप इजीली नहीं कर पाओगे। अब देखो बी Cl2 प्लस 2NO रिवर्सिबल 2NOCl, यहाँ Kc का मान है 3.7 × 10⁸, ये 10⁸ है तो ये वैल्यू बहुत बड़ी है। और C में देखो Cl2 प्लस 2NO2 रिवर्सिबल 2NO2Cl, और इसके लिए Kc का मान है 1.8। अब 1.8 है बस, इसमें 10⁸ कुछ नहीं जोड़ रखी, तो वैल्यू ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक ठाक वैल्यू है। तो इस वाली अभिक्रिया के लिए आप अभिकारकों और उत्पादकों की सांद्रता को आराम से चेक कर सकते हो, उनका परीक्षण आराम से कर सकते हो कि कब बढ़ रही कब घट रही, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें तीनों में से इन्होंने पूछा है कि किस अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों की सांद्रता सुप्रेक्षय होगी जिसमें केसी का मान ना तो बहुत ज्यादा हो ना तो बहुत कम हो। उत्तर देखो, उत्तर देखो क्या है। अभिक्रिया सी के लिए केसी का मान न तो बहुत अधिक है और न ही बहुत कम, अतः इस अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों की सांद्रताएं सुप्रेक्षय होंगी। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ये चीज ध्यान रखनी है कि उत्तर मैंने किस हिसाब से दिया इसका। 33 में कहा है 25 डिग्री सी पर अभिक्रिया 3O2 रिवर्सेबल 2O3 के लिए केसी का मान इतना है। केसी का मान दे दिया। यदि वायु में 25 डिग्री सी ताप पर O2 की साम्य अवस्था सांद्रता इतनी है, O2 की सांद्रता दे दी, तो O3 की सांद्रता क्या होगी? बच्चों वाला सवाल है बिल्कुल। इन्होंने रिएक्शन दिया था 3O2 रिवर्सेबल 2O3, साम्य पर सांद्रताएं O2 की तो दे दी थी 1.6 गुणा 10 की घात -2। ठीक है, O2 की सांद्रता तो दे रखी, देखो O2 की ऊपर देखो, O2 की साम्य अवस्था पर सांद्रता इतनी है, लिख दी हमने। O3 की निकालनी, O3 की सांद्रता को मैंने लिख दिया कितना, x। आपको पता है केसी का फार्मूला क्या बनेगा इस अभिक्रिया के लिए? कंसंट्रेशन ऑफ O3 की घात कितनी लगेगी, 2, क्योंकि 2 मोल है इसके, देखो 2 मोल है ना। और कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर कितनी लगेगी, 3, क्योंकि O2 के कितने मोल हैं, 3 मोल हैं। अब हम क्या करेंगे, केसी का वैल्यू रख देंगे यहाँ। केसी का मान तो दे रखा ना ये ऊपर, केसी का वैल्यू रख दिया। O3 का कंसंट्रेशन हमें निकालना है, x मान लिया x², और O2 का दे रखा है इन्होंने 1.6 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करोगे तो इनकी तो दोनों की गुणा होगी ना, और x² की 1 में गुणा होगी, क्योंकि इसके अपॉन में तो कुछ है ही नहीं, एक ही तो है इसके अपॉन में यहाँ। तो x² = 2 गुणा 10 की घात -50, और इसमें गुणा हो जाएगी 1.6 गुणा 10 की घात -2 का होल क्यूब। जब इन दोनों का इसका होल क्यूब तो कर लोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा x² = 8.192 गुणा 10 की घात -56। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका अंडर रूट निकाल लोगे आप। अंडर रूट निकाल लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2.86 गुणा 10 की घात -28 मोल प्रति लीटर। और जो x है, देखो जरा ऊपर देखो, x ही तो O3 की कंसंट्रेशन है, सांद्रता है। तो x को ही मैंने लिख दिया कि यही O3 का सांद्रता है, और इसकी वैल्यू है 2.86 गुणा 10 की घात -28 m। ठीक है, 33वां क्वेश्चन हो गया। अब 34वां क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में देखो क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा है अभिक्रिया CO + 3H2 रिवर्सेबल CH4 + H2O 1 लीटर फ्लास्क में 1300 केल्विन पर साम्य अवस्था में है। ठीक है, साम्य अवस्था में है सारे। इनमें CO के 0.3 मोल, ठीक है, साम्य अवस्था में मोलों की संख्या 0.3 है CO के, H2 के 0.01 मोल, H2O के 0.02 मोल एवं CH4 की अज्ञात मात्रा है। दिए गए ताप पर अभिक्रिया के लिए Kc का मान 3.9 है। मिश्रण में CH4 की मात्रा ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, साम्य अवस्था पे ही इन्होंने हमें सब कुछ दे दिया, तो आप सीधा क्वेश्चन सॉल्व करो। ये थी रिएक्शन CO + 3H2 रिवर्सेबल CH4 + H2O। साम्य पर मोलों की संख्या लिख लो। CO के कितने दे रखे थे, 0.3, H2 के कितने दे रखे थे, 0.01, CH4 के हमें निकालने थे x, H2O के कितने दे रखे थे, 0.02। इस अभिक्रिया के लिए Kc का फार्मूला क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ CH4 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 के घात कितनी लग जाएगी, 3। देखो H2 के 3 मोल है ना यहाँ। वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करेंगे। Kc का वैल्यू इन्होंने दे रखा था 3.90, CH4 का कितना था निकालना था, x है, H2O का कितना है, 0.02 है, और CO का कितना है, 0.03 है, H2 का कितना 0.01, और क्यूब करना पड़ेगा इसका। तो यहां से जब आप x की वैल्यू निकाल लोगे तो इनकी और इनकी गुणा हो जाएगी, अपॉन में चला जाएगा 0.02। तो इनकी तो तीनों की गुणा कर दी, अपॉन में चला गया 0.02। जब आप इन तीनों की गुणा करके 0.02 से इसे डिवाइड करोगे, कैसे भी कर लो आप, इसे हल कर लो, तो CH4 x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.0585 m, यानी मोल प्रति लीटर। और ये x की वैल्यू देखो, ये x क्या है, CH4 का कंसंट्रेशन ही तो है, x साम्य अवस्था पर है, देखो तो x को ही मैंने लिख दिया, ये कंसंट्रेशन ऑफ CH4 है, CH4 की सांद्रता है, मीथेन गैस की सांद्रता है साम्य अवस्था पर। आप इसे दशमलव में भी लिख सकते हो,
दशमलव में लिख दो या वैसे लिख दो घात में, जैसे इन्होंने, हाँ हमने किस में दे रखा है, दशमलव में। इस दशमलव को उठा के यदि यहाँ ले जाओगे तो 2 अंक सरकाओगे तो 5.85 गुणा 10 की घात माइनस की 2, 2 अंक सरकाया है ना हमने, 10 की घात कितनी लग जाएगी, माइनस के 2 लग जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो 35वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। 35वें क्वेश्चन में कहा है संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म का क्या अर्थ है। आपको पता ना क्या अर्थ है, पहले ही देख लो इसे। एक प्रोटॉन के अंतर वाला अम्ल क्षारक युग्म, यही होता है संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। एक प्रोटॉन के अंतर वाला अम्ल क्षारक युग्म। निम्न के संयुग्मी अम्ल या क्षारक बताइए जो भी हो सकते हो। HNO2 CN नेगेटिव, HClO4 F नेगेटिव, OH नेगेटिव, CO3 डबल नेगेटिव तथा S डबल नेगेटिव। अब देखो एक बात बताओ मुझे, हमने क्या काम करा, हमने इधर तो लिख दिया स्पीसीज, हम बीच में लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दी गई है वो तो लिखेंगे हम बीच में। और आपको पता है कि स्पीसीज में यदि आपने एक H उसमें से निकाल दिया, H पॉजिटिव, एक प्रोटॉन निकाल दिया, तो जो भी मिलेगा वो संयुग्मी क्षारक होगा उसका। एक प्रोटॉन निकाल के तो बनेगा संयुग्मी क्षारक, ये लिख रखा ना -H लिख रखा, तो एक प्रोटॉन यदि आप निकाल दोगे तो बन जाएगा संयुग्मी क्षारक, और एक प्रोटॉन यदि आप जोड़ दोगे तो बन जाएगा संयुग्मी अम्ल। क्या बन जाएगा, संयुग्मी अम्ल। तो इसलिए मैंने ऐसा लिख रखा है, स्पीसीज बीच में लिख रखी, प्रोटॉन निकाल लो यानी H पॉजिटिव निकाल लो तो संयुग्मी क्षारक बन जाएगा, और प्रोटॉन जोड़ दो यानी H पॉजिटिव जोड़ दो तो संयुग्मी अम्ल बन जाएगा। ठीक है, जैसे पहली स्पीसीज है HNO2, तो बेटे एक बात बताओ, HNO2 में से यदि आपने H पॉजिटिव निकाल दिया तो H पॉजिटिव निकाल दिया तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव निकालने से बनेगा NO2 नेगेटिव, तो H पॉजिटिव निकाल दो तो क्या बन जाएगा, NO2 नेगेटिव बन जाएगा। तो संयुग्मी क्षारक इसका NO2 नेगेटिव है। पर यदि आप H पॉजिटिव जोड़ दोगे तो H2NO2 पॉजिटिव बनेगा, जो कुछ नहीं होता है। तो इसलिए मैंने क्या काम करा है, इसलिए यहाँ देखो मैंने जगह छोड़ रखी है, क्रॉस कर दिया। इसका संयुग्मी अम्ल नॉर्मली हमें नहीं देखने को मिलता है। अब आ जाओ CN नेगेटिव। अब मुझे यूं बताओ, CN नेगेटिव में H है ही नहीं, और जब H नहीं है तो क्या निकाल दोगे इसमें से, निकाल ही नहीं सकते, तो इसका कोई संयुग्मी क्षारक नहीं है, क्रॉस लिख रखा है। पर इसमें H पॉजिटिव जुड़ तो सकता है ना, H पॉजिटिव जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, HCN, इसलिए इसका संयुग्मी अम्ल क्या है, HCN है। इसी तरह HClO4, HClO4 में से H निकाल दिया, ClO4 नेगेटिव बनेगा, और ये बन जाएगा इसका संयुग्मी क्षारक। और HClO4 में H पॉजिटिव नहीं जुड़ता है, H2ClO4 पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, कोई स्पीसीज नहीं है। उसके बाद आ जाओ आप F नेगेटिव पे। F नेगेटिव में H पॉजिटिव है ही नहीं, और जब H पॉजिटिव नहीं है तो क्या निकाल लोगे आप, जब कुछ नहीं निकाल लोगे तो इसका कोई संयुग्मी क्षारक होता ही नहीं है, कोई भी इसका संयुग्मी क्षारक नहीं है। जबकि इसमें H पॉजिटिव जोड़ के इसके संयुग्मी अम्ल को आप प्राप्त कर सकते हो, HF को, हाइड्रोजन फ्लोराइड को। थोड़ा सा ऊपर उठा लूं पेज, F नेगेटिव तक हम पहुंच गए थे, और F नेगेटिव के बाद हम देखते हैं, इससे ऊपर तो जा नहीं रहा तो कोई बात नहीं। F नेगेटिव के बाद देखते हैं हम OH नेगेटिव। OH नेगेटिव में से यदि आपने एक H पॉजिटिव निकाल दिया, H पॉजिटिव निकाल दिया तो क्या बन जाएगा, O डबल नेगेटिव, ये संयुग्मी क्षारक बन गया। और इसमें H पॉजिटिव जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, H2O, ये बन गया इसका संयुग्मी अम्ल। इधर तो हम प्लस कर रहे हैं H पॉजिटिव को, और इधर हम माइनस कर रहे हैं H पॉजिटिव को। ठीक है, इसे देखो, इसमें H पॉजिटिव है ही नहीं तो माइनस क्या करोगे, तो ये काम तो इसका होने का ही नहीं है, इसका कोई संयुग्मी क्षारक नहीं है। पर इसमें H पॉजिटिव जुड़ जाएगा तो बनेगा HCO3 नेगेटिव, इसका संयुग्मी अम्ल है HCO3 नेगेटिव, बाई कार्बोनेट आयन। अब अगली स्पीसीज है S डबल नेगेटिव। इसमें H पॉजिटिव है ही नहीं तो क्या निकाल लोगे, इसका कोई संयुग्मी क्षारक नहीं है, पर इसमें H पॉजिटिव जुड़ जाएगा, और H पॉजिटिव जुड़ने से बनेगा HS नेगेटिव,